हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक। मेरे साथ फिर से डॉक्टर मनदीप हैं जो कि एक सीनियर न्यूरोसर्जन हैं। अब हम आज इस सेगमेंट के अंदर बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर के ही सेकंड पार्ट में, जहां पर हमें जानेंगे कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर जो सिम्टम्स आ रहे हैं बॉडी के अंदर, जो कि लास्ट वीडियो के अंदर बताया गया था, और इन सिम्टम्स के आने के बाद में इनको किस तरह से किन किन टूल्स के द्वारा प्रॉपर चेक किया जाता है जो कि दर्शाते हैं कि ब्रेन ट्यूमर है, और साथ में इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। तो वेलकम बैक सर। थैंक यू प्रसन्नदीप। सर देखिए, जब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर की, तो सबसे पहला डायग्नोस्टिक स्टेप होता है जब हम पेशेंट का एग्जामिनेशन करते हैं। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन डिटेल में किया जाता है क्लिनिक में। उसके बाद हमको एक आइडिया आ जाता है कि ब्रेन के किस हिस्से में या स्पाइन के किस हिस्से में ट्यूमर है जी। इस हमारी सस्पिशन के बेसिस पे हम मरीज का एमआरआई कराते हैं। आज के टाइम में कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड एमआरआई ये सबसे अच्छा टेस्ट है ब्रेन ट्यूमर डायग्नोसिस करने के लिए। इसमें ब्रेन ट्यूमर कौन से टाइप का है ये पता चल जाता है, इसमें ब्रेन ट्यूमर कहाँ पर है ये पता चल जाता है, और ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी करेंगे तो क्या क्या नुकसान पेशेंट को हो सकते हैं ये भी पता चल जाता है। इसके अलावा एमआरआई की एडवांस्ड सीक्वेंसेस भी आते हैं जिसमें हम एमआरआई के गाइडेंस में सर्जरी कर सकते हैं। लेकिन ये सारी जो बाकी के टेस्ट हैं, सीटी स्कैन हो गया, फिर ईईजी हो गया, उसके बाद ईएमजी हो गया, ये सारे जो टेस्ट हैं ये सिर्फ एमआरआई को ऐड ऑन करते हैं इंफॉर्मेशन। ये अकेले में कोई एक टेस्ट के बेसिस पे हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। अगर कोई एक टेस्ट मुझे किसी मरीज का कराना हो जिसको मैं सोच रहा हूँ कि ब्रेन ट्यूमर है, तो एमआरआई होगा। अब बात आती है कि सर जैसे कि टेस्ट करा लिया, किसी के यदि पता चल गया कि उसका ग्रेड 1 है, 2 है, या जो भी उसकी स्थिति है, उसके अनुसार फिर उपचार के लिए उस व्यक्ति को कैसे बढ़ना चाहिए, आगे किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए? देखिए, उपचार के लिए ब्रेन ट्यूमर सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रेन में किस जगह पे है। हाँ। उसके बाद हम देखते हैं किस ग्रेड का ट्यूमर है। हाँ। अगर मरीज के किसी एलोक्वेंट एरिया में है अगर ट्यूमर, एलोक्वेंट एरिया मतलब दिमाग का ऐसा एरिया जिसको डैमेज होने से शरीर में तुरंत कोई डिफेक्ट आ जाएगा। इस एरिया में आ जाते हैं हमारा स्पीच एरिया जो ब्रेन के लेफ्ट साइड पे होता है। बाकी हमारी मोटर स्ट्रिप, सेंसरी स्ट्रिप आ जाती है जिससे हमारे हाथ पैर चलते हैं। अगर इन जगहों पे ट्यूमर हो तो यहाँ पे ऑपरेशन करना खतरनाक हो जाता है, क्योंकि यहाँ ऑपरेशन करने से नॉर्मल ब्रेन भी डैमेज हो सकता है। और जिस मरीज को ऑपरेशन से पहले हेमीप्लीजिया नहीं है, मतलब अधरंग नहीं है, उसको ऑपरेशन के बाद हो सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में हम पूरा ट्यूमर नहीं निकालते हैं। हम सिर्फ उतना ही ट्यूमर निकालते हैं जितना हमको लग रहा है कि नॉर्मल ब्रेन को बिना डैमेज किए निकाला जा सकता है। किसी भी ट्यूमर का गोल्ड स्टैंडर्ड जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है। लेकिन ब्रेन एक ऐसी ऑर्गन है जिसमें हम हमेशा सारा ट्यूमर बिना नुकसान के नहीं निकाल सकते। तो कई बार ऐसा होता है कि हमको थोड़ा सा एक हिस्सा ट्यूमर का छोड़ देना पड़ता है। इस बचे हुए ट्यूमर को टैकल करने के लिए एडिशनल ट्रीटमेंट्स आती हैं, जैसे रेडिएशन हो गई, स्टीरियोटैक्टिक सर्जरी हो गई, मैग्नेटिक फील्ड थेरेपी हो गई। ये सारी नई टेक्निक्स हैं, ये हम सर्जरी के बाद अप्लाई कर सकते हैं। कोई कोई ट्यूमर ऐसे भी होते हैं जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 होते हैं जिनको हम डायरेक्टली ये वाली ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं बिना सर्जरी के। ओके। तो अगर इतना एडवांसमेंट आ चुकी है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या रहती है कि किसी के डिसीज या डिसऑर्डर इस तरह का डायग्नोस हो गया, जो कि जैसे लास्ट स्टेज है या फिर इनिशियल स्टेजेस है, अगर उसका ट्रीटमेंट करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होती है? देखिए, अगर इनिशियल स्टेजेस में ट्यूमर है, न्यूरो सर्जरी जब ब्रेन ट्यूमर की हम बात करते हैं तो स्टेज की उतनी महत्व नहीं रहता है जितना ग्रेड का होता है। हाँ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में हमारे डिस्कस किया था, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी लगभग नॉर्मल रहेगी। अगर सारा इलाज हो जाता है, सारा ट्यूमर निकल गया है तो। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में ट्यूमर वापस आता ही आता है। ग्रेड 3 वाला ट्यूमर अगर पूरा एक बार में निकल गया है तो उसमें चांसेस होते हैं कि ट्यूमर वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर ग्रेड 3 ट्यूमर का इलाज हो भी रहा है तो उसमें मरीज के पास आमतौर पर हम कहते हैं कि 7 से 8 साल का लाइफ स्पैन है। ग्रेड 4 जो ट्यूमर होता है इसका प्रोग्नोसिस बहुत ही खराब होता है। इसमें मरीज के पास सारा इलाज कराने के बाद भी 1.5 या 2 साल का समय होता है।
तो ऐसे केसेस में हम सिर्फ मरीज को सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हम इलाज इसलिए करते हैं ताकि उसके लाइफ स्पैन थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए और वो अपने परिवार वालों के साथ थोड़ा और समय बिता सके। तो ऐसे मामलों में मरीज को सपोर्टिव थेरेपी की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर एक ऐसा डायग्नोसिस है जो सुनते ही आम इंसान हार मान जाता है। बिल्कुल सही कहा। आधा तो कैंसर के नाम से ही डर बढ़ जाता है, वो भी दिमाग में कैंसर, बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो ऐसे में हमने देखा है कि जब ऐसे मरीजों को जो नॉर्मल हम दवाइयाँ और सर्जरी कर रहे हैं उसके अलावा अगर माइंड बॉडी मेडिसिन की ट्रीटमेंट भी दें, अगर उनको मेंटल सपोर्ट मिले, उनको उस तरीके की काउंसलिंग मिले, उस तरीके की थेरेपी मिले, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। और कई केसेस में ऐसा भी होता है कि मरीज को अंदर से ताकत मिल जाती है बीमारी से लड़ने के लिए। ये काम हमारे यहाँ डॉक्टर संदीप कर रहे हैं। नीलम हॉस्पिटल में हमने कई पेशेंट्स को इससे ट्रीट किया और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होती है। मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, जो ग्रेड 4 वाला ट्यूमर का पेशेंट है वो भी पूरा ठीक हो जाएगा और घर चला जाएगा, उसको वापस कभी ट्यूमर नहीं होगा। लेकिन ये एडिशनल थेरेपी से जितना टाइम उनके पास है वो टाइम ज़्यादा सुखद रहेगा, वो जितनी देर अपने घर वालों के साथ रहेंगे ज़्यादा खुशी से रह सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कई बार कहा भी गया है कि कितना लंबा जीवन जिया महत्व नहीं रखता, कितनी गहराई से जिया। जी। तो अगर व्यक्ति थोड़ा शांति और स्थिरता के साथ में सर स्वीकार से भर जाए और अपनी अगर नॉर्मल है ठीक हो जाए, वहां पे भी अपने कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में लाइफ में आगे बढ़े, ताकि ये कोई डर ना रहे फ्यूचर में दोबारा होने का। और अगर ज्यादा भी है तो वहां पे भी हम माइंड का ध्यान दे सकते हैं। सो सर, एक लास्ट क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भविष्य में इसके प्रिवेंशन के लिए किन किन लोगों को इसका क्या क्या सावधानी रखनी आवश्यकता है ताकि हम इसको प्रिवेंट भी कर सके? देखिए, ब्रेन ट्यूमर किसी में भी हो सकता है। हाँ। ये जरूरी नहीं है कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसको ब्रेन ट्यूमर होगा या नहीं होगा। ज्यादातर केसेस ब्रेन ट्यूमर के स्पोरैडिक होते हैं। स्पोरैडिक मतलब ये कभी भी किसी को भी हो सकते हैं, इसका कोई कारण किसी को नहीं पता होता है। कोई चंद ब्रेन ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो जिनके कुछ कारण पकड़े जा सकते हैं और ऐसे पेशेंट्स को हम मॉनिटर कर सकते हैं टाइम टू टाइम कि इनमें ब्रेन ट्यूमर तो नहीं बन रहे हैं। तो इस टाइप की कंडीशंस आ जाती हैं जिनमें फैमिली हिस्ट्री है कैंसर्स की। ऐसे पेशेंट्स जिनके मम्मी के साइड पे या फादर के साइड पे जिनको फैमिली में कैंसर्स हो रहे हैं, उनमें ये थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बीच बीच में वो अपना मेडिकल चेकअप कराते रहें ताकि बीमारी जल्दी पकड़ी जाए। और इसके अलावा कुछ पेशेंट्स जिनको बचपन में कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए रेडिएशन थेरेपी मिली हो, इनमें आगे जाके ब्रेन ट्यूमर्स हो सकते हैं। अगर किसी आप ऐसे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ रेडिएशन को आप एक्सपोज हो रहे हैं, तो उसमें भी आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है ब्रेन ट्यूमर की। और इसके अलावा कुछ जेनेटिक चेंजेस होते हैं जो ब्रेन ट्यूमर पैदा कर सकते हैं। इनमें भी यूजुअली फैमिली हिस्ट्री होती है, जो आपको पता चल जाएगा कि फैमिली में हो सकता है हर जनरेशन में किसी एक लड़के को या किसी एक लड़की को या फिर एक जनरेशन स्किप करके कैंसर आ रहा है। तो इससे थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कौन सी जीन में प्रॉब्लम है, तो हम आगे जेनेटिक टेस्टिंग और काउंसलिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन बताई सर ने कि हमने अपने यदि फैमिली लीनिएज के अंदर कोई हिस्ट्री है तो वहाँ पे हमें थोड़ा सचेत होना चाहिए, एनवायरनमेंट में है। और सबसे महत्वपूर्ण जो इन्होंने गाइड किया कि हेल्थी लाइफस्टाइल, अपनी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपका शरीर की इम्यूनिटी, आपका लाइफस्टाइल पॉजिटिव रहेगा, आप हेल्थी एनवायरनमेंट में रहेंगे और हेल्थी माइंड बहुत जरूरी है, तो आपके शरीर के अंदर भविष्य में ये समस्या होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगी। और मैं आशा करता हूँ आज के वीडियो आपको अच्छी लगी हो। डॉक्टर मनदीप से ऐसे ही और भी बहुत सारे एरियाज हैं, उनसे हम डिस्कस करेंगे। और आज आपका भी कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और भविष्य में यदि आप हमसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन या मिलना चाह रहे हैं ब्रेन ट्यूमर से जुड़ी हुई कोई भी इलाज के लिए या उसके कोई भी आपके प्रश्न है, तो आप नीलम हॉस्पिटल राजपुरा के अंदर, जो कि चंडीगढ़ के और पटियाला के बीच में स्थित है, आप यहाँ पर आके मिल सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू डॉक्टर मनदीप, थैंक यू डियर फ्रेंड्स।